लास्ट जन तक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन इनफाइनाइट शीट का। इसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर पूछ बैठेंगे तो गलती से आप लोग बता भी नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। अगर मेरे पास कोई एक शीट है, ध्यान दीजिएगा, ये शीट है, ये साइड व्यू दिखाया जाए तो लाइन जैसा लग रहा है। ये शीट है ऐसे, और ये शीट यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट इस शीट से जितना दूरी पे है वो इतना कम है कि उसके किसके कंपैरिजन में कम है, ये शीट के साइज के कंपैरिजन बहुत कम है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब पॉइंट का डिस्टेंस शीट से जो है और शीट की जो ओवरऑल लेंथ एंड विड्थ है, ठीक है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसी शीट है इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट जैसा कुछ नहीं होता है ना। हमेशा साइंस में कंपैरिजन में इनफाइनाइट बोला जाता है। ठीक है, तो कंपैरिजन में इनफाइनाइट मतलब ये गैप इतना कम है और ये इतना ज्यादा बड़ा शीट है कि इस गैप के कंपैरिजन में ये इतने ज्यादा बड़े को हम लोग इनफाइनाइट कह सकते हैं। खैर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? इट इज थिन प्लेन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। ठीक है, ऑब्वियस है, थिन लिखा है। अगर थिन के बाद यहां शीट या प्लेट भी लिख देते, बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लेट और शीट में फर्क है। ठीक है, समझिएगा। अगर प्लेट लिखा जाएगा तो थिक माना जाएगा, शीट लिखा जाएगा तो थिन माना जाएगा। लेकिन अगर थिन प्लेट कह दिया तो शीट माना जाएगा। नहीं समझे? अकेले प्लेट लिखा है तो थिक, अकेले शीट लिखा है तो थिन, और अगर थिन प्लेट लिख दिया तो शीट। आई बात समझ में? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है सबको पता है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पे साइन कैसा मानते हैं? पॉजिटिव। ये प्लस प्लस को बाहर तरफ धक्का मारे भाग, है ना, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही फील्ड का डायरेक्शन होता है। समझ गए? वही समझदार। अब एक क्वेश्चन लिखिए। अ चार्ज ऑफ 17.7 a charge of 17.7 into 10 to the power minus 4 coulombs, a charge of 17.7 into 10 to the power minus 4 coulombs is distributed uniformly over a large sheet of area 200 meters square. Large sheet of area 200 meters square. Calculate electric field intensity. At a distance 20 centimeter. Calculate electric field intensity at a distance 20 centimeter from it. 20 centimeter from it in air. Full stop. एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। याद होना चाहिए था नालायक को। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। देखिए, इसमें लिखा है कि अ चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलॉम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस ऑफ लार्ज शीट। शीट अंडरलाइन करने योग्य है। लार्ज का मतलब इनफाइनाइट हो गया, तो हमें इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है ये दिया था 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलॉम, वो भी प्लस का। ठीक है, जो एरिया दिया गया शीट का वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे निकालनी है, जिस पॉइंट पे उसकी जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है।
ठीक है। आप 200 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। अरे कोई फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और 200 मीटर स्क्वायर केवल इसी बात के लिए दिए गए हैं कि ये शीट बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू दिस लेंथ। इसका मतलब ये केस यही वाला है, थिन प्लेन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट का केस है। आई बात समझ में? यानी फॉर्मूला यही लगेगा और डायरेक्शन किधर आएगी? नॉर्मली अवे फ्रॉम इट। शुरू करें। सबसे पहले समझ गए आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि जिस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी जो दूरी है वो शीट के साइज के कंपैरिजन में, शीट का साइज 200 मीटर स्क्वायर है ना। इतने बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, तो 20 सेंटीमीटर आप हाथ में नाप सकते हो। अब समझ लो, ठीक है। मतलब कानपुर में देखा जाए तो जो MIG होता है वो 112 वर्ग मीटर का होता है, यानी कि अच्छा खासा मकान बन जाता है 112 वर्ग मीटर में। तो 200 वर्ग मीटर है, 200 स्क्वायर मीटर्स, यानी बहुत बड़ा है शीट। तो 20 सेंटीमीटर, समझ गए? तो क्लियर हो गया कि शीट बहुत बड़ी है इन कंपेरेटिव सस्पेंशन, मतलब ये इनफाइनाइट शीट ले सकते हैं हम लोग। तो ऐसी स्थिति में ये वाला फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कह दो सर जी सिग्मा दिया नहीं है, तुम पगले हो गए, सिग्मा फॉर्मूला Q अपॉन A होता है, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला ही नहीं आता होगा कैसे कर लेगा? Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट हो गया। Q की वैल्यू 17.7 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 ये है। एरिया शीट का कितना है? 200, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। नॉर्मली आउटवर्ड्स, वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। समझ गए? कॉपी कर लीजिए। अब आखिरी एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद होगा अभी लास्ट टाइम पे जो हमने कराया था, जिसका क्वेश्चन अभी कराया वो थिन शीट का था। अगर थिक शीट होती यानी प्लेट होती तो, यानी कोई थिक कंडक्टर हो, थिक प्लेट या थिक कंडक्टर, ठीक है। तो हम लोग अब हेडिंग डालेंगे, आप भी साथ साथ लिखिए। डेरिवेशन फॉर द expression of electric field intensity, derivation for the expression of electric field intensity at a point near a uniformly charged thick conductor whose surface charge density is sigma, whose surface charge density is sigma, ठीक है। तो कंसीडर द सिचुएशन, मैं एक थिक प्लेट का केस लेके सॉल्व करता हूं, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक थिक प्लेट है, ये चौड़ाई की साइड से मतलब प्लेट ऐसे ऐसे रखी हुई है, समझ रहे हैं? थिक प्लेट है, ये चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज हमने बना दिया
सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है, सिग्मा, ठीक है। ये P पॉइंट है हमारे पास जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, याद है। समझ रहे हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं लिख दे रहा हूं, साइड व्यू है ये, साइड व्यू है ना। मतलब ये शीट, मोटी मोटी शीट ऐसे रखी हुई है, मतलब आप एक दीवार को देख रहे हैं, सपोज साइड से देख रहे हैं दीवार, फ्रंट से नहीं देख रहे, ठीक है। फ्रंट से होती तो ऐसे होती दीवार, साइड से देख रहे हैं तो उसकी केवल फिर से दिखाई दे रही। अच्छा, तो कितना चार्ज अंदर फंस गया इसके, आपको याद है कि भूल गए सारे स्टेप। पहला स्टेप होता है चार्ज बॉडी को रिप्रेजेंट कर देना, उसके ऊपर चार्ज को रिप्रेजेंट कर देना। दूसरा स्टेप होता है पॉइंट को लोकेट करना, कितनी दूरी पे, ये लोकेट कर देना। फिर तीसरा स्टेप होता है उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सर्वे बना देना। तो पॉइंट और स्फीयर को छोड़ के बाकी हमेशा क्या बनता है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सर्वे, ठीक है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सर्वे बना दिया। अब यहाँ पे क्या करना होता है, एरिया की डायरेक्शन शो करनी होती है ना, या इनक्लोज चार्ज निकाल लेना होता है। पहले बात तो इसका नाम लिख दो, दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब इसके अंदर इतना चार्ज फंस गया, जितना चार्ज फंसेगा वही तो क्यू इनक्लोज हो जाएगा। और क्यू इनक्लोज कितना होता है बताओ, सिग्मा इंटू ए, याद है। अगर हम इतना एरिया ए ले रहे हैं, है ना, याद है, पिछली बार भी यही किया था, पिछली बार तो सिग्मा इंटू ए आ गया था, इनक्लोज चार्ज आ गया। फिर क्या करना होता है, हर सरफेस का एरिया किधर है, ये डीए की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इस वाले की ऊपर हो जाएगी, अंदर डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन तो भैया भाई सिलेंडर में 3 डायरेक्शन दिखाए जाते हैं। पहला प्लेन सरफेस, जिसको हम लोग P1 कहते हैं, दूसरा प्लेन सरफेस जिसको हम P2 कहते हैं, और तीसरा होता है कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस बाहर से दिख रहा था, एरिया बना दिया। प्लेन सरफेस बाहर से दिख रहा था, एरिया बना दिया। ये तो अंदर फंस गया ना, गलत कह रहे हैं, एरिया वेक्टर कैसे बन जाएगा। और दूसरी बात, वैसे भी हम आपको प्रूव करा चुके हैं पहले, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, और हमें चाहिए कहाँ, बाहर। नहीं समझ में आया, ओके। यानी अब यहाँ पे तो फ्लक्स हो ही नहीं सकता, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, काम में खत्म हो गया यहाँ का। नहीं समझ में आया। 3 सरफेस होती है, 3 में से पहला प्लेन सरफेस से वर्किंग करना है, कर्व से करना है, दूसरे वाले प्लेन से नहीं करना है, क्योंकि वहां फ्लक्स 0 है, ये अंडरस्टूड है, क्लियर। क्या करें पहले, यूजिंग phi e is equal to surface integral for the first surface E dot dA, surface integral for the curved surface into E dot dA। समझ गया ना कि हम सेकंड वाला प्लेन सरफेस क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। आएगा समझ में, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। इसको ओपन करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया E dA cos थीटा, कर्व सरफेस का E dA cos थीटा। आप बताओ, थीटा डिसाइड कर लेते। देखो यहाँ पे आप अगर देखें तो पॉजिटिव साइन मान लीजिए, ये प्लस प्लस को धक्का मारेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई, तो एंगल कितना हो गया दोनों बीच का। यानी कर्व वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, 90, ठीक है। और प्लेन यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ प्लस लेते तो फील्ड डायरेक्शन किधर आएगी, थीटा कितना हो गया, P1 वाले में थीटा कितना रखना है, cos 0 की वैल्यू और cos 90 की वैल्यू, यानी एलुडिस हो गया ये भी, ठीक। क्या बचा, पहले प्लेन सरफेस के लिए E इंटू dA। पता है कि नहीं पता है कि E का वैल्यू कांस्टेंट होता है गॉसियन सरफेस पे, पता है।
ई बाहर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल फॉर द फर्स्ट सरफेस डीए। प्लेन सरफेस, ये क्या लिखा हुआ है? प्लेन सरफेस का एरिया। प्लेन सरफेस का एरिया तुम कितना माने थे? कैपिटल ए। कैपिटल ए ही तो माने थे, तभी तो ये सिग्मा ए हुआ था। लास्ट में किसी ने पूछा भी था आखिरी में रुक के। खैर, ये ई हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं? ये याद आया? थिन शीट वाली में 2 आता है, इसमें ये आता है। अब क्या लगा है? बाई GT टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। फाई ई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों जुड़वा हैं। ये सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल। ई बराबर क्या हो गया? थिन शीट में 2 टाइम्स आता है, थिक शीट में 1 टाइम्स आता है। अब कोई कह दे ग्राफ बनाने को, T वर्सेस R ग्राफ। ठीक है, क्या बनेगा? क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है, ये लिखा यूनिफॉर्मली चार्ज लिखा। अरे जी तुम यार, नहीं ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज जब भी बोला जाता है, सिग्मा, लैम्डा, रो सब कांस्टेंट हो जाते हैं। ये कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट जब से पैदा हुआ तब से कांस्टेंट है। यानी अल्टीमेटली ई का वैल्यू क्या आता है? कांस्टेंट। तो किसी कांस्टेंट का ग्राफ क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द दैट एक्सिस। अगर ई कांस्टेंट है तो ई के ही परपेंडिकुलर एक लाइन बन जाएगी। कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए। If electric field near the Earth's surface, if electric field near Earth's surface BEB 300 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, comma, what is the surface density of charge? What is the surface density of charge on Earth surface? करिए। देखिए इस क्वेश्चन में अर्थ का जिक्र किया गया है। पहले बात तो मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ। अर्थ को अगर स्फेरिकल मान लिया जाए तो अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर होता है, पहली बात। दूसरी बात, सन से परमानेंटली कॉस्मिक रेज आती हैं, जो कि क्या होती हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती हैं। तो कॉस्मिक रेज एक्चुअली क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स आके पूरी अर्थ के सरफेस पे चिपक गए हैं। सो यू कैन एज्यूम Earth as a uniformly charged conducting sphere. Earth is a uniformly charged conducting sphere, वो भी थिक वाला, थिक कंडक्टर है ना। और आपको सरफेस पे चाहिए, कहाँ लिखा? सरफेस पे दिया है ना। सरफेस मतलब जस्ट आउटसाइड कह सकते हैं, मैंने पढ़ाया था। ऑन सरफेस कहना या जस्ट आउटसाइड कहना बात बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कितनी थी? 300 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालना है। लो भैया, खत्म हो गई बात। अभी भी पढ़ा है, थिक कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जरूरी नहीं कि आप शीट ही लें, थिक कंडक्टर बोला मैंने, आपको आसानी समझाया जा सके इसलिए मैंने थिक शीट लिया था।
आई बात समझ में? क्लियर? ये अलग बात है कि इस बात पे विचार किए बिना ही आप लोगों ने फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना चाहा, क्योंकि वही पढ़ा रहे वही फॉर्मूला होगा और क्या। लेकिन मैं आपको जैसा बता रहा हूँ, मैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, जब सारे पूरे सिलेबस में से पेपर आएगा तो क्वेश्चन समझना पड़ता है कि अर्थ एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके सरफेस पे चार्ज रहेगा, क्योंकि कॉस्मिक रेज इसके ऊपर आके टकराएंगी। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, दैट इज थिक कंडक्टर हो गया। तो थिक कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो E का वैल्यू 300 है, सिग्मा ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये है 2.65 इंटू 10⁻⁻9 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।